बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर था वो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स। कंट्रीब्यूशंस देखेंगे जो भी इस्लामिक एम्पायर्स की है मैथमेटिक्स में, उन सबको डिस्कस करेंगे, सेंचुरी बाय सेंचुरी चलेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंट देखेंगे जो कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हुई है मैथमेटिक्स की, उसको डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम जो है वो टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और ये सारे जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशंस ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स। 18th सेंचुरी के दौरान जो इस्लामिक एम्पायर है वो बिल्कुल एक्सपैंड हो गई थी डिफरेंट रीजन्स में, जिसमें इंडिया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन आ जाते हैं। और इसी पीरियड में हम लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलती है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। अरेबिक लैंग्वेज जो थी वो मेन लैंग्वेज हो गई थी मैथमेटिक्स को लिखने के लिए। जो भी मैथमेटिकल टेक्स्ट जो थे वो लिखे जाते थे वो अरेबिक में लिखे जाते थे। इनफैक्ट जो राइटर्स थे वो सारे के सारे अरब्स नहीं थे, ठीक है, अरबी नहीं थे सारे के सारे राइटर्स। फिर भी जो मैथमेटिकल टेक्स्ट जो थे वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे जाते थे, वो मेन लैंग्वेज हो गई थी। जो इम्पोर्टेंट फिगर हम लोगों को इस टाइम में देखने को मिलते हैं वो है एक पर्शियन साइंटिस्ट जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़िम। ये जो थे ये 19th सेंचुरी के थे, ठीक है। और उन्होंने 2 की बुक्स जो थी वो लिखी। जो पहली थी वो थी हिंदू अरेबिक नंबर्स के बारे में, और जो दूसरी थी उसमें उन्होंने इक्वेशंस को सॉल्व किया था। इनमें जो एक बुक हम लोगों को देखने को मिलती है उसमें है ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, ठीक है। ये इन्होंने लिखी थी 825 में, जिसमें इन्होंने इंडियन नंबर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था यूरोप की मैथमेटिक्स में, ठीक है। और इनकी जो दूसरी किताब थी उसका नाम था अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल अरब वल मुकाबला। अपनी इस किताब में इन्होंने अलजबरा की जो टर्म थी वो दी, और इसके अलावा ये जो वर्ड है एल्गोरिदम, ये जो है यही वर्ड जो था ये एक लैटिन वर्जन है, लैटिन वर्ड है जो कि इन्हीं के, अगर इनके नाम की ट्रांसलेशन की जाए लैटिन में, अगर इनके नाम की जो ट्रांसलेशन है वो अगर लैटिन वर्जन में की जाए तो जो नाम बनता है वो बनता है अलग्रोथमी। तो यहीं से जो है वो अलगोरिदम का जो वर्ड है वो निकला है इन्हीं के नाम से। अल-ख्वारिज़मी जो हैं इन्हों ये जो थे ये पहले इंसान थे जिन्होंने अलजेब्रा को एज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाना शुरू किया। इनकी जो अप्रोच थी वो जो पहले अलजेब्रा जो करवाया जाता था उससे बहुत डिफरेंट थी। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय इन्होंने ये चीज़ जो है वो इसमें क्रिएट की कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को हम लोग जो हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इनका यही जो मेथड है वो मैथमेटिक्स की स्टडी में एक फाउंडेशनल वर्क माना जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियंस जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उनका नाम था अबू कामिल। ये जो थे इजिप्ट के थे, और इन्होंने भी 9th सेंचुरी में वर्क किया है। और इन्होंने भी अलजेब्रा को एक्सपैंड किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने इरेशनल नंबर्स को इंक्लूड किया। इसके अलावा स्क्वायर और फोर्थ रूट्स, ठीक है, जो स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया, और ये उस टाइम का एक नया आइडिया था। इसके अलावा इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए भी डिफरेंट वेज जो हैं वो डेवलप किए। फॉर वन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ही आइडेंटिफाई 2676 सॉल्यूशंस, ठीक है। इन्होंने 2676 सॉल्यूशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करवाए इन्होंने, जिसमें के जो इनकी एक रिमार्केबल अचीवमेंट मानी जाती है। अबू कामिल जो हैं इनका वर्क जो है वो आज तक एक इंस्पिरेशन के तौर पे लिया जाता है, और इनके वर्क को आज तक कंटिन्यू किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड है रेनेसांस। रेनेसांस का जो मीनिंग होता है वो होता है रीबर्थ। रीबर्थ मीन कि किसी चीज़ का दोबारा से जन्म होना, किसी चीज़ की दोबारा से पैदाइश होना, ठीक है। रेनेसांस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है, ड्यूरिंग रेनेसांस मैथ एंड अकाउंटिंग वर क्लोजली लिंक्ड। मैथ्स और जो अकाउंटिंग है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड थे। मर्चेंट चाइल्ड जो थे, मर्चेंट चाइल्ड में जो सौदागरों के बच्चे थे, उन्होंने इन बोथ सब्जेक्ट्स को स्पेशल स्कूल वगैरह में सीखना शुरू किया, ठीक है, जिनको के रिकॉर्डिंग या फिर
अबेकस स्कूल्स जो थे वो कहा जाता था। इसमें इन्होंने डिफरेंट जो स्किल्स हैं ट्रेड और बिज़नेस के रिलेटेड वो इन्होंने सीखना शुरू की। ट्रिग्नोमेट्री जो थी वो एक इम्पोर्टेंट ब्रांच बन गई थी मैथ्स का, ठीक है? और वो आज तक है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए लोगों ने एक्यूरेट मैप्स जो थे वो बनाना शुरू कर दिए थे, और इन्होंने जो बहुत अच्छे जो टूल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुए थे डेली लाइफ में, वो भी इन्वेंट हुए। इन 1595 बार्थोलोमियस इस बंदे ने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है उसको यूज़ किया अपनी बुक में। इससे पहले रेगम मॉन्टेनियस ने एक टेबल जो था वो क्रिएट किया साइन और कॉज़ का, ठीक है, कैलकुलेशन की हेल्प से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स डेवलपमेंट इन साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हम लोगों ने मैथमेटिक्स की जो डेवलपमेंट है उसको देखना है। सबसे पहले हमारे पास है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी जो है इसमें बहुत मेजर प्रोग्रेस हुई मैथ्स और साइंस में। इसमें बहुत बड़े जो हैं वो हम लोगों को ग्रेट थिंकर्स मिलते हैं, जिसमें कि गैलीलियो, इसके अलावा टाइचो ब्रा, आइज़ैक न्यूटन, गॉटफ्राइड विलेम लाइबनिज़, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ की, ठीक है? और इनकी जो डिस्कवरीज़ हैं वो फ्यूचर साइंस और टेक्नोलॉजी को हम शेप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहीं। और इनके जो वर्क्स थे, इनके वर्क्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि हम लोग जो यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझ सकें, और जो फ्यूचर साइंटिस्ट जो थे वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। इन्होंने मैथ्स को न्यू एरियाज़ में यूज़ करना शुरू किया, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी, कम्बाइनेटरिक्स। प्रोबेबिलिटी जो है ये एक मैथ्स की ब्रांच है, जिसमें कि आप ये कह लें कि प्रिडिक्ट किया जाता है आउटकम्स को। तो अगर हम ये इस तरह से करेंगे तो आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास ही आएँगे। इसके अलावा जो दूसरा है कम्बाइनेटरिक्स, ये जो है ये स्टडी इसमें किया जाता है काउंटिंग को, अरेंज किया जाता है डिफरेंट चीज़ों को, और सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है? कि कौन से ऑब्जेक्ट को, कौन सी शेप को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो फिर कैसा आएगा, ठीक है? अब ये जो थे ये एक फ्रेश आइडियाज़ थे और न्यू डिस्कवरीज़ थी, और इससे पहले जो थे ये डिस्कवरीज़ किसी ने नहीं की थी। ये एक फ्रेश आइडियाज़ थे जो कि इन्होंने दिए इस सेंचुरी में जो डेवलप हुए। अब ये जो सेंचुरी थी ये टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के लिए, ठीक है? और इसमें आज तक जो है इस सेंचुरी का इन्फ्लुएंस माना जाता है आज तक की हिस्ट्री में। उसके बाद हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की। तो 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियंस हैं जिनकी के सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन मानी जाती है मैथमेटिक्स में, जिनमें एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हैं लियोनहार्ड। अब ये जो है इन्होंने कैलकुलस पे काम किया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे काम किया, इसके अलावा कम्बाइनेटरिक्स पे भी इन्होंने काम किया और टोपोलॉजी पे भी काम किया। इन्होंने ही ग्राफ थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत सारी मैथमेटिकल सिंबल्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो आज तक ही यूज़ होती हैं। इसके अलावा जोसेफ ल्यूइस और पेरिस हेमन, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो थ्योरीज़ अलजेब्रा के रिलेटेड, कैलकुलस के रिलेटेड, नंबर थ्योरी, मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो डिस्कवरीज़ हैं वो भी दी। उसके बाद हमारे पास है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में मैथमेटिक्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट हुई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसमें कि हरमन ग्रासमैन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वेक्टर स्पेस को, ठीक है? वेक्टर स्पेसेस के आइडिया को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा विलियम रोवन हैमिल्टन ने जो है वो नॉन कम्युनिकेटिव अलजेब्रा पे काम करना शुरू किया। जॉर्ज बोले ने जो है वो बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया, और जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। मैथमेटिशियंस ने मैथमेटिक्स की कुछ लिमिट्स को एक्सप्लोर किया, ठीक है? जिसमें कि इन्होंने ये बताया कि एबल रुफेनी का जो थ्योरम है और जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो हैं अगर वो 4 से ज़्यादा उनकी जो डिग्री है वो बढ़ जाए, तो हम उसको रेगुलर अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने जो है वो ज्योमेट्री को उन्होंने कहा कि एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, ज्योमेट्री को एक्सपैंड किया, और जिसमें कि 3 डायमेंशंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो लेके आए, हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हुए और पैरामीटर स्पेस को यूज़ करते हुए। एबल और गैलोस के इस काम की वजह से एक ग्रुप थ्योरी जो है उसकी वो बनी, ठीक है? इनके काम की एक ग्रुप थ्योरी बनी जो कि आज तक जो है वो फिज़िक्स और साइंस की जो दूसरी चीज़ें हैं, जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनमें आज तक स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इसी सेंचुरी में बहुत सारी मैथमेटिकल जो सोसाइटीज़ हैं वो भी मार्ज़ वजूद में आई, जिनमें कि एक लंदन मैथमेटिकल
सोसाइटी, इसके अलावा सोसाइटी मैथमेटिकल डिफरेंस और अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा 1899 में क्वारंटीन सोसाइटी जो एक ग्लोबल ग्रुप ने जो थी वो बनाई थी, और यहाँ पे मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे जो थी वो बात होती थी, ठीक है। अब ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि उस टाइम जो थी वो एक फाउंडेशंस वगैरह बनी, वो आज तक की मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल है। उसके बाद हमारे पास है 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी है इसमें मैथमेटिक्स जो थी वो एक मेजर फील्ड बन चुकी थी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें पीएचडीज़ वगैरह करनी शुरू की और यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स जो हैं वो तलाश करना शुरू की। डेविड हेल्बर्ट, इन्होंने 1900 में 23 अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो थे वो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस में रखे, ठीक है। इन्होंने जो है वो प्रेजेंट किए 23 अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जिनमें के ये जो प्रॉब्लम्स थे इनकी बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस रखता है जो उस टाइम के जो होल कंट्री था ना उसकी रिसर्च पे, ठीक है। अब ये जो इसमें से 10 जो थे वो सॉल्व हो चुके थे, 7 जो थे वो पार्शियली सॉल्व हुए थे, जो 2 थे वो अनसॉल्व्ड ही रहे थे, और जो 4 थे वो अनक्लियर थे, इसलिए उन पे जो है वो ये क्लासिफाई नहीं किया गया कि ये सॉल्व्ड हैं या फिर अनसॉल्व्ड हैं। बहुत सारी जो हैं वो थ्योरीज़ भी इसी सेंचुरी में प्रूव्ड भी हुई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल 1976 में हैकन और केनीथ एप्पल ने यूज़ कर किया कंप्यूटर को, और इन्होंने 4 कलर थ्योरम को प्रूव किया, ठीक है। इसके अलावा 1995 में एंड्रयू वाइल्स ने सॉल्व किया फर्मिट का लास्ट थ्योरम, ठीक है। उसके अर्ली जो भी जितने भी अर्लियर वर्क है ना उन सबको यूज़ करते हुए इस थ्योरम को जो है वो इन्होंने सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स। अब हम जो है वो नंबर्स पे स्टडी करते हैं कि मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप्स हैं नंबर्स की, ठीक है। उनके बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स जो है उस पे आप समझ लें कि नंबर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, ठीक है। क्योंकि हर नंबर की अपनी-अपनी एक प्रॉपर्टी है और उसी की बुनियाद पर उसको उस नंबर में ऐड किया गया है। उसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है और साथ में जो है वो बताया भी गया है कि इनका फंक्शन क्या है। अब डिफरेंट ये जो भी हैं, हर एक जो भी टाइप है उसके यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि उसको दूसरों से सेपरेट करते हैं। अब इनकी जो है ना इन टाइप्स को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और कैलकुलेशंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब देखते हैं हम इनको बारी-बारी, ठीक है, कि किस तरह के नंबर्स होते हैं, इनके फीचर्स और साथ में इनके एग्ज़ाम्पल्स भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर जो हैं ये हम इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव होल नंबर से क्या मुराद है कि इसमें नेगेटिव नंबर कोई नहीं आएगा, जैसे -1 -2 ये नंबर्स नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। 1 से जो है वो स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इस नेचुरल नंबर के एक सेट को लिखना चाहें तो हम जो है वो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू ओपन सेट 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ब्रैकेट जो है वो हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये थे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं ये भी नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई भी डेसिमल कोई फ्रैक्शंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। ये भी नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, मगर इसमें जो है वो ज़ीरो इंक्लूड होता है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने नेचुरल में क्या पढ़ा, उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। जबकि होल नंबर्स में क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। और इसका जो है इसको भी W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको भी इस तरह से लिखा जाता है, W इज़ इक्वल्स टू सेट 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास है इंटीगर्स। इंटीगर्स जो हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें के होल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और साथ में नेगेटिव जो काउंटर पार्ट है उनका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है वो भी आएगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो उस 1 2 3 का नेगेटिव पार्ट भी हमारे पास होगा, ठीक है। 3 2 1 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है ये आएंगे। अब इसमें ये जो ज़ीरो इंक्लूड होता है ना, दिस मीन्स इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है वो ज़ीरो इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। इससे ये मुराद है कि ये जो है ये बोथ डायरेक्शंस में जाते हैं। ये जो नंबर्स हैं ना इंटीगर्स, ये बोथ डायरेक्शंस में जाते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भी।
राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे। इंटीग्रल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में, क्योंकि इसमें जो है वो हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए जो है वो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह जो है वो करते हैं। इसका अगर सेट लिखें तो हमारे पास जो है इसको हम जी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जेड से। जेड इज इक्वल्स टू सेट -3 -2 -1, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से स्टार्ट होगा, -3 से ही होगा, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये कहीं से भी जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये डॉट्स जो हैं ये नजर आ रहे हैं, ये इसी की रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये इससे पहले भी जो है वो जितने मर्जी नंबर आ सकते हैं नेगेटिव में भी, ठीक है। और फिर इसी लिहाज से ये भी इन्फिनिटी में जाएगा कि ये कहीं तक भी जा सकते हैं, जब जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी हो वट जो भी है, तो हम लोग जो है वो उसको वहां तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल नंबर्स। अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, ठीक है। अब रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। ये होती है फ्रैक्शन, एक नंबर ऊपर, उसके बाद एक छोटी सी लाइन और दूसरा नंबर जो है वो नीचे, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। पी ओवर क्यू, ये सिंपल से एग्जांपल है कि पी ओवर क्यू, ठीक है। यहाँ पर जो पी और जो क्यू है ये इंटीगर्स होंगे, ठीक है, इंटीगर्स होंगे, लेकिन जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पी की वैल्यू है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास है -3, ठीक है, और अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो है, तो ये फ्रैक्शन ही नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो जो है वो नीचे कोई भी रोल प्ले नहीं करता, नीचे ज़ीरो लगता ही नहीं है। इसीलिए जो है वो फ्रैक्शन में जो जो क्यू की वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। इसीलिए इसमें इसके नीचे जो है वो कोई भी नंबर आ सकता है। अगर मैंने बोला कि -3 जो है वो पी की वैल्यू है, तो अगर मैं कह दूँ कि -6, जो -6 है वो है क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो इसके अलावा फिर ये जो है ये कटिंग हो जाएगा और फिर जो है वो हम लोग कैलकुलेशन इसकी ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन की समझ आई होगी। अभी जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं मैथ में। अभी जो रैशनल नंबर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं मैथ्स में, साइंस में और इंजीनियरिंग में। जितने भी इंटीग्रल्स होते हैं हमारे पास, मीन जो हम पीछे पढ़ के आए ना, ये वाले जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन सर कार्ड इंटीग्रल्स। अभी जो इंटीग्रल्स है ना, ये जो हैं ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं, तमाम के तमाम नंबर इनको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं विद वन एज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए ना 5 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 5/1, वे जो 5/1 है ना, ठीक है, ये इक्वल 5 के ही होता है। नीचे जो है 0 और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम लोग नहीं लगाते हैं उसको भी, ठीक है। ये 5 के इक्वल ही होता है। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये एक समझ लें आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रियल नंबर्स की, ठीक है। और ये जो है वो हम लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, और इसका अगर सेट बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर्स को क्यू से, ठीक है, और कैपिटल क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू पी ओवर क्यू, पी क्यू इक्वल टू जी, यानी कि जो इंटीग्रल्स थे हमारे पास वो, एंड क्यू नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कंडीशन हमने ऊपर भी पढ़ी थी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो है ये एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हम लोग जो है वो कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीगर्स, ठीक है। ये जो है ये फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। जो टू इंटीग्रल्स हैं ना, इनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, इसको भी हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मगर ये कि जिस तरह से हम लोग रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखते हैं, इनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ठीक है। ये जो है ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसके अलावा एंडलेस डेसिमल्स में होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डेसिमल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो है वो तमाम के तमाम नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जो कि एक समझ लें आपके लिखी जाती है नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वह जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी एयोटा। यहाँ पे ये जो आई शो हो रहा है ना, ये आई नहीं है, ये एयोटा है, ठीक है। आप लोगों ने 9th-10th के मैथ में और इनफैक्ट आगे जाके भी आपने जो है वो एयोटा के बारे में पढ़ा होगा। इसको हम लोग इस तरह से लिखते थे, एक छोटा सा आई और थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते थे, एयोटा बोलते थे हम इसको, जिसकी के वैल्यू होती थी √-1, ठीक है। तो ये जो है ये एक समझ लें कि इमेजिनरी यूनिट है,
ठीक है? इमेजिनरी यूनिट है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। यहाँ पे ये जो ए है वो रियल पार्ट है, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और ये जो एओर्टा है वो भी एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है? बी का यूनिट होगा एओर्टा। ठीक है? अब ये जो इसको जो है वो रिप्रेज़ेंट किया जाता है सी से, ठीक है? यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सी से रिप्रेज़ेंट किया जाता है और ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स में यूज़ होता है जिसमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व के लिए जो है वो रियल लाइफ़ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, 4 प्लस 4 एयोटा, ठीक है? यहाँ पे जो 4 है वो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू भी यहाँ पर जो है वो ए है और साथ में हमारे पास जो है वो इयोटा इयोटा की वैल्यू तो जो है वो ऑफ कोर्स हम सबको पता है वो इसकी जो है वो वैल्यू फाइनलाइज है कि यही इसकी वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 1 है क्वांटिटेटिव रीज़निंग का, ये कंप्लीट हो गया है। सोचा था कि इसके 3 ही पार्ट बने, बट ये 2 पार्ट्स में जो है वो कवर हो गया है। सो अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से ये स्लाइड्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।